लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी वरदान से ली गई कहानी दुख दशा। सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है। वह उसके लिए जीती और मरती है। उसका हंसना बोलना उसी के प्रसन्न करने के लिए और उसका बनाव श्रृंगार उसी को लुभाने के लिए होता है। उसका सुहाग जीवन है और सुहाग का उठ जाना उसके जीवन का अंत है। कमलाचरण की अकाल मृत्यु विरजरानी के लिए मृत्यु से कम न थी। उसके जीवन की आशाएं और उमंगें सब मिट्टी में मिल गईं। क्या क्या अभिलाषाएं थीं और क्या हो गया। प्रतिक्षण मृत कमलाचरण का चित्त उसके नेत्रों के भ्रमण करता रहता था। यदि थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें झपक जाती तो उसका स्वरूप साक्षात नेत्रों के सम्मुख आ जाता। किसी किसी समय में भौतिक त्रैतापों को किसी विशेष व्यक्ति का कुटुंब से प्रेम सा हो जाता है। कमला का शोक शांत भी न हुआ था कि बाबू श्यामाचरण की बारी आई। शाखा भेदन से वृक्ष को मुरझाया हुआ न देखकर इस बार दुर्देव ने मूल ही काट डाला। रामदीन पांडे बड़ा दंभी मनुष्य था और जब तक डिप्टी साहब मझगांव में थे दबकर बैठा रहा, परंतु ज्यों ही नगर को लौटे उसी दिन से उसने उत्पात करना प्रारंभ कर दिया। सारा गांव का गांव उसका शत्रु था। जिस दृष्टि से मझगांव वालों ने होली के दिन उसे देखा वह दृष्टि उसके हृदय के कांटे की भांति खटक रही थी। और जिस मंडल में मझगांव स्थित था उसमें के थानेदार साहब एक बड़े घाघ और कुशल रिश्वती थे। सहस्त्रों की रकम पचा जाए पर डकार तक न लें। अभियोग बनाने और प्रमाण गणने में ऐसे अभ्यस्त थे कि बाहर चलते मनुष्य को फांस लें और वह फिर किसी के छुड़ाए ना छूटे। अधिकारी वर्ग उनके हथकंडों से विज्ञ था, पर उनकी चतुराई और कार्यदक्षता के आगे किसी का कुछ बस न चलता था। रामदीन थानेदार साहब से मिला और अपने हृदय द्रोह की औषधि मांगी। उसके एक सप्ताह पश्चात मझगांव में डाका पड़ गया। एक महाराजन नगर से आ रहा था। रात को नंबरदार के यहाँ ठहरा। डाकुओं ने उसे लौटाकर घर न जाने दिया। प्रातःकाल थानेदार साहब तहकीकात करने आए और एक ही रस्सी में सारे गांव को बांध कर ले गए। दैवात मुकदमा बाबू श्यामाचरण की इल्जास में पेश हुआ। उन्हें पहले से सारा कच्चा चिट्ठा विदित था और ये थानेदार साहब बहुत दिनों से उनकी आंखों पर चढ़े हुए थे। उन्होंने ऐसे बाल की खाल निकाली कि थानेदार साहब की पोल खुल गई। 6 मास तक अभियोग चला और धूम से चला। सरकारी वकीलों ने बड़े बड़े उपाय किए, परंतु घर के भेदी से क्या छिप सकता था। फल यह हुआ कि डिप्टी साहब ने सब अभियुक्तों को बेदाग छोड़ दिया और उसी दिन सायंकाल को थानेदार साहब मुअत्तल कर लिए गए। और जब डिप्टी साहब फैसला सुनाकर लौटे, एक हितचिंतक कर्मचारी ने कहा, हुजूर थानेदार साहब से सावधान रहिएगा। आज बहुत झल्लाया हुआ था। पहले भी 2-3 अफसरों को धोखा दे चुका है। आप पर अवश्य वार करेगा। डिप्टी साहब ने सुना और मुस्कुराकर उस मान्य को धन्यवाद दिया, परंतु अपनी रक्षा के लिए कोई विशेष यत्न न किया। उन्हें इसमें अपनी भीरुता जान पड़ती थी। राधा अहीर बड़ा अनुरोध करता रहा कि मैं आपके संग चलूँगा। काशी भर भी बहुत पीछे पड़ा रहा, परंतु उन्होंने किसी को संग न रखा। पहले ही की तरह अपना काम करते रहे। और जालिम खां बात का धनी था। वह जीवन से हाथ धोकर बाबू श्यामाचरण के पीछे पड़ गया। एक दिन वे सैर करके शिवपुरी से कुछ रात गए लौट रहे थे। पागल खाने के निकट कुछ फिटिन का घोड़ा बितका। गाड़ी रुक गई और पल भर में जालिम खां ने एक वृक्ष की आड़ से पिस्तौल चलाई। पटाखे की शब्द और बाबू श्यामाचरण के वक्ष स्तर से गोली पार हो गई। पागल खाने के सिपाही दौड़े। जालिम खां पकड़ लिया गया। साइंस ने उसे भागने न दिया। इन दुर्घटनाओं ने कुटुंब का सत्यानाश कर दिया। प्रेमवती यद्यपि बड़ी सुशीला और हंसमुख स्त्री थी, तथापि इन दुर्घटनाओं ने उसके स्वभाव और व्यवहार में अकस्मात बड़ा परिवर्तन कर दिया। बात बात पर विरजन से चिढ़ जाती और कटुक्तियों के उसे जली भुजी सुनाती। उसे यह भ्रम हो गया कि ये सब आपत्तियां इसी बहू की लाई हुई हैं। यही अभागिन जब से घर आई घर का सत्यानाश हो गया। इसका
पौरा बहुत निकृष्ट है। कई बार उसने खुलकर विरजन से कह भी दिया कि तुम्हारे चिकने रूप ने मुझे ठग लिया, मैं क्या जानती थी कि तुम्हारे चरण ऐसे अशुभ हैं। और विरजन ये बात सुनती और कलेजा थाम कर रह जाती। जब दिन ही बुरे आ गए तो भली बातें क्यों कर सुनने में आए। यह आठों पहर का ताप उसे दुख के आंसू भी ना बहाने देता। आंसू तब निकलते और जब कोई हितैषी हो और दुख को सुने। ताने और व्यंग की अग्नि से आंसू जल जाते। एक दिन विरजन का चित्त बैठे बैठे घर में ऐसा घबराए कि वह तनिक देर के लिए वाटिका में चली आए। आहा, इस वाटिका में कैसे कैसे आनंद के दिन बीते थे। इसका एक एक पौधा मरने वाले के असीम प्रेम का स्मरण था। कभी वे दिन भी थे कि इन फूलों और पत्तियों को देखकर चित्त प्रफुल्लित होता था और सुरभित वायु चित्त को प्रमोदित कर देती थी। यही वह स्थल है जहाँ अनेक संध्याएं प्रेमालाप में व्यतीत हुई थी। उस समय पुष्पों की कलियां अपने कोमल अधरों से उसका स्वागत करती थीं, पर शोक आज उनके मस्तक झुके हुए और अधर बंद थे। क्या यह वही स्थान न था जहाँ अलबेली मालिन फूलों के हार गूंथती थी। पर भोली मालिन को क्या मालूम था कि इसी स्थल पर उसे अपने नेत्रों से निकले हुए मोतियों के हार गूंथने पड़ेंगे। इन्हीं विचारों में विरजन की दृष्टि उस कुंज की ओर उठ गई जहां से एक बार कमलाचरण मुस्कुराता हुआ निकला था। मानो वह पत्तियों का हिलना और उसके वस्त्रों की झलक देख रही है। उससे मुख पर उस समय मंद मंद मुस्कान सी प्रकट होती थी, जैसे गंगा में डूबते सूर्य की पीली और मलिन किरणों का प्रतिबिंब पड़ता है। अचानक प्रेमवती ने आकर कर्णकटु शब्दों में कहा, अब आपका सैर करने का शौक हुआ है। विरजन खड़ी हो गई और रोती हुई बोली, माता, जिसे नारायण ने कुचला उसे आप क्यों कुचलती हैं। प्रेमवती का चित्र वहाँ से ऐसा उचाट हुआ कि एक मास के भीतर सब सामान औने पौने बेचकर मजगांव चली गई। व्रजरानी को संग ना लिया। उसका मुख देखने से उसे घृणा हो गई थी। विरजन इस विस्तृत भवन में अकेली रह गई। माधवी के अतिरिक्त उसका कोई हितैषी ना रहा। स्वामा को अपने मुँहबोली बेटी की विपत्तियों का ऐसा ही शोक हुआ जितना अपनी बेटी का होता। कई दिन तक रोती रही और कई दिन बराबर उसे समझाने के लिए आती रही। जब विरजन अकेली रह गई तो स्वामा ने चाहा कि मेरे यहाँ उठ आए और सुख से रहे। स्वयं कई बार बुलाने गई पर विरजन किसी प्रकार जाने को राजी ना हुई। वह सोचती थी कि ससुर को संसार से सिधारे भी 3 मास भी न हुए थे। इतनी जल्दी यह घर सूना हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि इनके मरते ही सास और बहू लड़ मरी। यहाँ तक कि उसके यह हट में स्वामा का मन मोटा हो गया। मजगांव में प्रेमवती ने एक अंधेर मचा रखी थी। असमियों को कटु वचन कहती, कंदरों को सिर पर जूता पटक देती, पटवारी को कोसा राधा अहीर की गाय बलात् छीन ली। यहाँ के गांव वाले घबरा गए। उन्होंने बाबू राधाचरण से शिकायत की। राधाचरण ने यह समाचार सुना तो विश्वास हो गया कि अवश्य इन घटनाओं ने अम्मा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इस समय किसी प्रकार उनका मन बहलाना चाहिए। सेवती को लिखा कि तुम माता जी के पास चली जाओ और उनके संग कुछ दिन रहो। सेवती की गोद में उन दिनों एक चांद सा बालक खेल रहा था और प्राणनाथ 2 मास की छुट्टी लेकर दरभंगा में आए थे और राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए थे। ऐसे अवसर पर सेवती कैसे आ सकती थी। तैयारियां करते करते महीनों गुजर गए। कभी बच्चा बीमार पड़ गया, कभी सास सुस्त हो गई, कभी शायद न बनी। और दिनांक 6 महीने उसे अवकाश मिला, वह भी बड़ी विपत्तियों से। परंतु प्रेमवती पर उसके आने का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वह उसके गले मिलकर रोई भी नहीं, उसके बच्चे की ओर आंख उठाकर भी न देखा। उसके हृदय में अब ममता और प्रेम नाम मात्र को भी ना रह गया था। जैसे ईख के रस निकलकर अकेला सीठी रह जाती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय से प्रेम निकल गया वह अस्थि चर्म का एक ढेर रह जाता है। देवी देवता का नाम मुख पर आती है उसके तेवर बदल जाते थे। मजगांव में जन्माष्टमी हुई, लोगों ने
ठाकुर जी का व्रत रखा और चंदे से नाम कराने की तैयारियां करने लगे। परंतु प्रेमवती ने ठीक जन्म के अवसर पर अपने घर की मूर्ति खेत में फेंकवा दी। एकादशी व्रत टूटा और देवताओं की पूजा छूटी। वह प्रेमवती अब प्रेमवती न थी। सेवती ने ज्यों त्यों करके यहाँ 2 महीने काटे। उसका चित्त बहुत घबराता। कोई सखी सहेली भी ना थी जिसके संग बैठकर दिन काटती। विरजन ने तुलसा को अपनी सखी बना लिया था, परंतु सेवती का स्वभाव सरल न था। ऐसी स्त्रियों से मेलजोल करने में वह अपनी मानहानि समझती थी। तुलसा बेचारी कई बार आई, परंतु जब देखा कि यह मन खोलकर नहीं मिलती तो आना जाना छोड़ दिया। 3 मास व्यतीत हो चुके थे। एक दिन सेवती दिन चढ़े तक सोती रही। प्राणनाथ ने रात को बहुत रुलाया था। जब नींद उठती तो क्या देखती है कि प्रेमवती उसके बच्चे को गोद में लिए चूम रही है। कभी आंख से लगाती है, कभी छाती से चिपटाती है। सामने अंगीठी पर हलवा पक रहा है। बच्चा उसकी ओर उंगली से संकेत करके उछलता है कि कटोरे में जा बैठूं और गरम गरम हलवा चखूं। आज उसका मुखमंडल कमल की भांति खिला हुआ है। शायद उसकी तीव्र दृष्टि ने यह जान लिया है कि प्रेमवती के शुष्क हृदय में प्रेम ने आज फिर से निवास किया है। सेवती को विश्वास न हुआ। वह चारपाई पर पुलकित लोचनों से ताक रही थी, मानो स्वप्न देख रही थी। उतने में प्रेमवती प्यार से बोली, उठो बेटी उठो, दिन बहुत चढ़ गया है। सेवती के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें भर आई। आज बहुत दिनों पश्चात माता के मुख से प्रेममय वचन सुने। झट उठ बैठी और माता के गले लिपट कर रोने लगी। प्रेमवती की आंखों में भी आंसू की झड़ी लगी थी। सूखा वृक्ष हरा हुआ। जब दोनों के आंसू थमे तो प्रेमवती बोली, से तो तुम्हें आज यह बातें अचरज प्रतीत होती हैं। हाँ बेटी, अचरज ही ना, मैं कैसे रोऊं जब आंखों में आंसू ही नहीं है। प्यार कहाँ से लाऊं जब कलेजा सूख कर पत्थर हो गया। ये सब दिनों के फेर हैं। आंसू उनके साथ गए और कमला के साथ। आज न जाने ये 2 बूंद कहाँ से निकल आए। बेटी, मेरे सब अपराध क्षमा करना। यह कहते कहते उसकी आंखें झपकने लगी। सेवती घबरा गई, माता को बिस्तर पर लेटा दिया और पंखा झलने लगी। उस दिन से प्रेमवती की यह दशा हो गई कि जब देखो रो रही है। बच्चे को एक क्षण के लिए भी पास से दूर नहीं जाने देती। महरियों से बोलती तो मुख से फूल झड़ते। फिर वही पहले की सुशील प्रेमवती हो गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके हृदय पर से एक पर्दा सा उठ गया है। जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तो प्रायः नदियाँ बर्फ से झक जाती हैं। उसमें बसने वाले जलचर बर्फ के पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। नौकाएं फंस जाती हैं और मंदगति रजत वर्ण प्राण संजीवन जल स्रोत का स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता। यद्यपि बर्फ की चद्दर की ओट में वह मधुर निद्रा में आलसित पड़ा रहता है, तथापि जब गर्मी का साम्राज्य होता है तो बर्फ पिघल जाती है और रजत वर्ण नदी अपनी बर्फ का चादर उठा लेती है। फिर मछलियाँ और जल जंतु आ बहते हैं। नौकाओं के पाल लहराने लगते हैं और तट पर मनुष्यों और पक्षियों का जमघट हो जाता है। परंतु प्रेमवती की यह दशा बहुत दिनों तक स्थिर न रही। यह चेतना मानो मृत्यु का संदेश थी। इन चित्तोद्विग्नता ने उसे अब तक जीवित कारावास में रखा था। अन्यथा प्रेमवती जैसी कोमल हृदय स्त्री विपत्तियों के ऐसे झोंके कदापि न सह सकती। सेवती ने चारों ओर तार दिलवाए कि आकर माता जी को देख जाओ, पर कहीं से कोई ना आया। प्राणनाथ को छुट्टी ना मिली। विरजन बीमार थी और रही राधाचरण। वह नैनीताल वायु परिवर्तन करने गए हुए थे। प्रेमवती को पुत्र ही को देखने की लालसा थी, पर जब उनका पत्र आ गया कि इस समय मैं नहीं आ सकता तो उसने एक लंबी सांस लेकर आंखें मूंद लीं और ऐसी सोई कि फिर उठना नसीब न हुआ।